नमस्कार। आप देख रहे हैं खबर नेशन। आपको याद होगा 2003 में दिग्विजय सिंह की सरकार हुआ करती थी कांग्रेस की, और दिग्विजय सिंह को मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने बंटाधार के तौर पर परिचित कराया था। यूं ही बैठे ठाले दिग्विजय सिंह बंटाधार नहीं हुए थे। दिग्विजय सिंह को बंटाधार कहलवाने की जो भूमिका निभाई गई थी, वो एक हल्ला ब्रिगेड हुआ करती थी मध्य प्रदेश विधानसभा में। और मध्य प्रदेश विधानसभा में उस हल्ला ब्रिगेड के एक सदस्य के तौर पर हुआ करते थे लाल सिंह आर्य। लाल सिंह आर्य आज वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अनुसूचित जाति मोर्चा के अध्यक्ष हैं और आज हमारे स्टूडियो में हैं। एक लंबा संघर्ष है और लंबी सफलता है, लेकिन अभी भी वो मुकाम तय करना बाकी है लाल सिंह आर्य को, जो अभी तक नहीं मिला है। वो मुकाम आप क्या मानते हैं? मुझे लगता है कि राजनीति हो, समाज क्षेत्र हो या फिर अन्य कोई प्रशासनिक क्षेत्र हो, मुझे लगता है तकदीर से ज़्यादा कुछ मिलता नहीं है। लेकिन हमको किसी ना किसी लक्ष्य को लेकर काम जरूर करते रहना चाहिए। वो लक्ष्य है विचार, वो पार्टी और संगठन। और इसलिए राष्ट्रीय नेतृत्व होता है किस सैनिक को किस स्थान पर लगाने की जरूरत है, वो राष्ट्रीय नेतृत्व तय करता है। और इसलिए एक मजदूर का बेटा, एक गरीब परिवार से निकला हुआ लड़का, जिसको कभी कल्पना भी नहीं थी कि हम पार्षद बन सकते हैं, वो नीचे बूथ एजेंट से लेकर और एससी मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंचता है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं राष्ट्रीय नेतृत्व की, प्रदेश नेतृत्व की नज़र है और इसलिए उन्होंने यहाँ तक पहुँचाने का काम किया है। आगे भी पार्टी का नेतृत्व जो तय करेगा, जिस स्थिति में रखेगा, उस स्थिति में हम विचार के लिए कहीं ना कहीं काम करते जाएंगे। युवावस्था में आप कबड्डी के खिलाड़ी के तौर पर जाने जाते थे। राजनीति में आपको ये कबड्डी कितना काम आई? क्या आपने कभी किसी को ची बुलवाया या किसी ने आपको ची बुलवाने की कोशिश की? मुझे लगता है कक्षा 5 से ही मैं खो खो कबड्डी का प्लेयर था। एक खिलाड़ी में डिसिप्लिन होता ही है, उसका कोच, उसका मैनेजर देता ही है। और कोई खिलाड़ी अगर डिसिप्लिन में रहकर एकाग्रता के साथ, टीम वर्क के साथ, टीम स्पिरिट के साथ काम करता है तो टीम विजयी होती है। कोई एक खिलाड़ी खेल को जिता नहीं सकता है, इंडिविजुअली गेम छोड़ दीजिए। ऐसे ही राजनीतिक क्षेत्र है। राजनीतिक क्षेत्र में भी मुझे लगता है समन्वय के साथ, टीम स्पिरिट के साथ, टीम वर्क के साथ जब हम काम करते हैं तो कहीं ना कहीं एक दूसरे का विश्वास भी जीते हैं। और इसलिए किसी पर आक्षेप लगाना, किसी को परेशान करना या ची बुलवाना या ची बोलना, ये मुझे लगता है राजनीति में इन शब्दों का कहीं भी उपयोग नहीं, कहीं भी आवश्यकता नहीं है। और जो दल, जो नेता इन शब्दों का उपयोग करते हैं या इन शब्दों की भावना का आदर करते हुए काम करते हैं, वो दल और नेता बिखर जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर काम करते हुए आपको 6 साल होने जा रहे हैं। इन 6 सालों में पार्टी के ऐसे क्या कार्यक्रम रहे मोर्चा के जो आपको प्रमुख लगते थे और जिन्होंने आपको या समाज को एक नई दशा और दिशा दी? भारतीय जनता पार्टी में 7 मोर्चे, 7 मोर्चे में अनुसूचित जाति मोर्चा भी है। मुझे लगभग पौने 6 साल हो गए अनुसूचित जाति के क्षेत्र में मोर्चा पार्टी का कार्य विस्तार करे, अनुसूचित जाति के लोगों को शासन की योजनाओं कैसे मिलती है, उसका लाभ कैसे मिले। जो लोग संविधान आरक्षण के नाम पर भड़काते रहते हैं आम जनता को वोट कमाने के लिए, उनके षड्यंत्रकारी जवाबों का प्रामाणिक उत्तर कैसे दिया जाए, किन कार्यक्रमों के माध्यम से दिया जाए, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मोर्चे ने पिछले पौने 6 सालों में एक नहीं कई प्रकार की गतिविधियां संचालित की है। नंबर 1, बस्ती संपर्क अभियान। 1,32,000 बस्तियों में हमने शुरू के प्रारंभ काल में नड्डा जी के नेतृत्व में
हम लोग देश की हर बस्ती में पहुंचे और एजेंडे के साथ पहुंचे कि आखिर अनुसूचित जाति के सम्मान, अनुसूचित जाति के उत्थान, अनुसूचित जाति के विकास, अनुसूचित जाति के महापुरुषों का सम्मान, ये मोदी जी और अटल जी के नेतृत्व में क्या हुआ है। कांग्रेस पार्टी के समय में इनका अपमान कब का हुआ है, इसको लेकर हम नीचे तक गए। 9,500 एससी की चौपाल बैठकें देश भर में की, 4,500 से अधिक एससी के छात्रावासों में, जिन्हें नौजवानों के बीच में जहर घोलने का काम होता था, उनके बीच में पहुंचने का काम किया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर सम्मान अभियान, किसी भी राजनीतिक दल के नेशनल या स्टेट प्रोग्राम में बाबा साहब अंबेडकर का बूथ तक कार्यक्रम करने का प्रोग्राम नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के 6 नेशनल प्रोग्राम में बाबा साहब अंबेडकर का बूथ तक जयंती मनाने का कार्यक्रम है। तो जैसे ही डॉक्टर अंबेडकर सम्मान अभियान 2 वर्ष से हम लोग नीचे कर रहे हैं, आम दलित समाज का आदमी कहने लगा कि अरे ये भी सच है क्या। तो कुल मिला के प्रामाणिक चीजें हमने साहित्य के माध्यम से नीचे तक पहुंचाई, तो कांग्रेस के चेहरे की कलई खुल गई, झूठ पकड़ा गया। जब हमने कहा कि कांग्रेस ने कहा कि ये संविधान खत्म कर देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे, तो हमने तर्क दिया कि 6 साल अटल बिहारी वाजपेयी और 12 साल नरेंद्र मोदी जी, क्या 18 साल लगते संविधान खत्म करने में, आरक्षण खत्म करने में। अगर नीयत खराब है किसी राजनीतिक दल की तो 1 साल में खत्म हो सकता है, लेकिन नीयत चूंकि नरेंद्र मोदी जी की साफ है, भारतीय जनता पार्टी की नीति बहुत स्पष्ट है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा है संविधान में, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, अवसर की समानता। ये चीज जब हमने नीचे बताई कि गरीब कल्याणकारी योजना जिसमें 35% दलितों को लाभ मिल रहा है, ये कांग्रेस पार्टी भी कर सकती थी, लेकिन उसकी नीयत ठीक नहीं थी, इसलिए उन्होंने नहीं किया। बाबा साहब अम्बेडकर के पंचतीर्थ कांग्रेस भी बना सकती थी, लेकिन नहीं बनाई, बीजेपी ने बनाए। बाबा साहब का तेज चित्र संसद में कांग्रेस भी लगा सकती थी, लेकिन नहीं लगाया, बीजेपी ने लगवाया। भारत रत्न बाबा साहब अम्बेडकर को कांग्रेस भी दे सकती थी 60 साल की सरकार में, नहीं दिया। बीपी सिंह की सरकार में अडवाणी अटल जी के प्रयासों के कारण मिला। कांग्रेस के समय में बाबा साहब के नाम से योजना का नाम रखा जा सकता था, नहीं रखा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी ने भीम ऐप रख के बाबा साहब अम्बेडकर का सम्मान किया। महर्षि वाल्मीकि के नाम से एयरपोर्ट कांग्रेस भी बना सकती थी, नहीं बनाया, लेकिन अयोध्या में महर्षि वाल्मीकि के नाम से एयरपोर्ट का नाम मोदी जी ने रखा। संत रविदास जो सिकंदर के सामने नहीं झुके, जिन्होंने कहा ऐसा चाहूं राज में मिले सबन गण, छोट बड़ो सब सम बसे रहदास रहे प्रसन्न। ऐसी सरकार हो जिसमें गरीब को पेट भर भोजन मिले, सम्मान मिले। ये 81 करोड़ लोगों को फ्री अनाज देने का काम मोदी जी कर रहे हैं। यही रविदास जी ने सिकंदर के सामने कहा था, जान देऊं पर धर्म न देऊं, तो से सहा सत्य के देऊं। वो झुके नहीं उनके सामने। ऐसे संत रविदास जी के नाम से एक भी योजना का नाम नहीं, एक भी बिल्डिंग का नाम नहीं, लेकिन मध्य प्रदेश में संत रविदास चरमकार मंडल उनके नाम से बनाया गया, और जलंधर एयरपोर्ट का नाम संत रविदास जी के नाम से नरेंद्र मोदी जी ने रखा है। ये जो चीजें हैं, ये हमने जनता के सामने साहित्य में प्रमाणित कब निर्णय हुए। जैसे देश में संविधान था, लेकिन संविधान दिवस कांग्रेस ने नहीं किया। 2015 से नरेंद्र मोदी आए, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाना प्रारंभ कर दिया। बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से 14 अप्रैल की छुट्टी घोषित नहीं होती थी केंद्र में, लेकिन नरेंद्र मोदी ने 2015 के बाद बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से संविधान अब राष्ट्रीय अवकाश घोषित कर दिया है। कांग्रेस समय में नहीं होता था। तो कांग्रेस और बीजेपी में ये जो मूलभूत अंतर है, ये हमने साहित्य के माध्यम से, जनसंपर्क के माध्यम से, छात्रावास संपर्क के माध्यम से, चौपाल बैठक के माध्यम से, बस्ती संपर्क के माध्यम से हमने नीचे पहुंचाने का काम किया है। और आज बड़ा दलित वर्ग भारतीय जनता पार्टी के साथ इसी कारण से जुड़ा है। जिन मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ती रही या विरोध करती रही सरकारों का, चाहे महंगाई हो, भ्रष्टाचार हो, बेरोजगारी हो, वो मुद्दे आज भी शाश्वत हैं। इसके बाद भी आप कहाँ एक कमी महसूस करते हैं कि कांग्रेस इस विरोध को सही तरीके से आम जनता के सामने नहीं रख पा रही, या जैसा विरोध हल्ला बिग्रेट के दौरान आप लोग रखा करते थे, क्या अंतर देख रहे हैं आप? क्या अंतर आया पूरी राजनीति में, 3 दशक की राजनीति? मुझे लगता है कि कांग्रेस और इंडी गठबंधन की जितनी सरकारें हैं, वो जनता के सामने आम जनमानस के
गरीब कल्याणकारी ईमानदार योजनाएं लेकर जाएं, उनके उत्थान की, उनके विकास की ईमानदारी से अगर उन्होंने प्रयास किया होता और फिर उसके बाद महंगाई होती तो आदमी उसको स्वीकार करता। जैसे महंगाई भी बढ़ी कांग्रेस समय में, लेकिन 24 घंटे बिजली भी नहीं मिली। महंगाई भी बढ़ी, गड्ढों वाली रोड मिली। महंगाई बढ़ी, किसानों को छाती पर गोली मिली। महंगाई भी बढ़ी, बेरोजगारों को रोजगार भी नहीं मिला। लेकिन नरेंद्र मोदी जी के समय हम 4 लेन 6 लेन बना रहे हैं, हम यमुना वे बना रहे हैं, हम गंगा वे बना रहे हैं, रोड वे बना रहे हैं, हम 4 धाम बना रहे हैं, हम सांस्कृतिक उत्थान के निर्णय कर रहे हैं, हम 35 लाख बेरोजगारों को रोजगार दे रहे हैं, मेले लगा रहे हैं, हम 81 करोड़ लोगों को गरीबी का फ्री अनाज दे रहे हैं, उसमें सभी जाति सभी धर्म के लोग हैं। हम गैस सिलेंडर फ्री पहुंचा रहे हैं 13 करोड़, सभी गरीबों को लोगों को मिल रहा है। हमने आयुष्मान कार्ड बनाया है, 5 लाख का फ्री इलाज, कि सभी धर्म सभी जाति के लोगों को मिल रहा है। तो ये जो गरीब कल्याणकारी योजना है, इसका 35% लाभ, चाहे ईसाई हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे दलित हो, चाहे शोषित हो, चाहे वंचित हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे अगड़ा हो, ये सबको लाभ मिल रहा है। महिला सशक्तिकरण संविधान में डॉक्टर अम्बेडकर जी ने कहा महिलाओं को बराबरी का अधिकार मिलना चाहिए, सशक्तिकरण होना चाहिए। कांग्रेस ने नहीं किया, लेकिन नरेंद्र मोदी ने 33% नौकरी में आरक्षण दे दिया। विधानसभा लोकसभा में आरक्षण दे रहे थे, कांग्रेस ने उसको पास नहीं होने दिया। 3 तलाक समाप्त कर दिया, महिलाओं का उसमें शोषण बचा। और चौथा, महिलाओं को संपत्ति में बराबरी का अधिकार दे दिया। श्रमों के 52 कानून ऐसे थे जो उनका सशक्तिकरण नहीं होने थे, उन 52 कानूनों को समाप्त कर दिया। पिछड़ा वर्ग आयोग था, उस आयोग को संवैधानिक दर्जा नहीं था, मोदी जी ने उसको संवैधानिक दर्जा दे दिया। और इन कारणों से, सभी कारणों से लोगों को लगने लगा कि एक ऐसा प्रधानमंत्री भारत में हमको मिले हैं जिनकी सरकार में दिल्ली से अगर 6000 किसान सम्मान निधि जाती है तो सीधे उसके खाते में 1 मिनट में पहुंच जाती है। विकलांग पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन जितनी वहां से चलती है उतनी उसके खाते में सीधी चली जाती है। और ये जो पारदर्शी व्यवस्था खड़ी हुई है, इसके कारण आम आदमी कह रहा है कि एक तरफ हमारा विकास उत्थान हो रहा है, 25 करोड़ गरीबी रेखा से ऊपर निकल गए हैं, और युद्ध के काल में और कोरोना के काल में भी अर्थव्यवस्था जहां मजबूत रही हो, वो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कहीं ना कहीं हुआ। इसलिए एक श्रद्धा, एक विश्वास मोदी जी के प्रति है कि ये नेता जो हमको मिले हैं, इनके समय में ना कोई घोटाला हो रहा है, ना कोई बड़े षड्यंत्र हो रहे हैं, बल्कि 370 खत्म हो रही है, नक्सलवाद खत्म हो रहा है, बोडोलैंड समस्या खत्म हो रही है, नागालैंड समस्या खत्म हो रही है। तो जो गुंडे अपराधी हैं वो समाप्त हो रहे हैं, और दंगे बंद हो गए हैं, बम ब्लास्ट बंद हो गए हैं। इस कारण से हिंदुस्तान की जनता को ये मन में महसूस स्पष्ट रूप से होने लगा है। वो जनमत के माध्यम से, चुनाव के माध्यम से महसूस किया जा सकता है कि इस विश्वास के आधार पर लोग समझते हैं कि महंगाई नहीं बढ़ रही, बल्कि महंगाई को स्थिर करके रखा जा रहा है। जब महंगाई बढ़ना चाहिए थी कोरोना में, तब भी उसको कंट्रोल रखा। इसका मतलब है नेतृत्व सक्षम हाथों में है, मोदी जी के हाथों में, और इसलिए उनके खिलाफ किसी प्रकार का कोई वातावरण नहीं होता। उसका परिणाम यह है 3 बार केंद्र में सरकार और 22 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन की सरकार। भारतीय जनता पार्टी विकास की राजनीति की बात तो करती है, लेकिन फ्री ब्रिज योजनाएं और जातिगत समीकरण, इन्हीं के आधार पर लगातार सत्ता में बने रहने का प्रयास कर रही है। क्या आने वाले समय में जातिगत राजनीति विकास पे भारी पड़ेगी या विकास जातिगत राजनीति पर भारी पड़ेगा? भारतीय जनता पार्टी ने कभी जातिगत राजनीति के हिसाब से भारतीय राजनीति में काम नहीं किया है। नेशन फर्स्ट इसको लेकर काम किया है। उसमें जाति भी आती है, धर्म भी आते हैं। वो कोई भी व्यक्ति है देश से प्यार करता है, किसी धर्म का हो, किसी जाति का हो, ये भारत पूछता है, ये भारत उनको सम्मान देता है। और इसलिए जातिगत आधार पर भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी नहीं कहा होगा कि मैं ठाकुर वोट दो, ब्राह्मण वोट मत दो, फलाने वोट दो। ना हमने धर्म के आधार पर कभी वोट मांगा है, हमने विकास के आधार पर वोट मांगा है, हमने उत्थान के आधार पर वोट मांगा है, देश की सुरक्षा के नाम पर वोट मांगा है, और हमने वो करके दिखाया है। पाकिस्तान के अलगाववादियों, पाकिस्तान के आतंकवादियों के लिए के फंडिंग पर काम करने वाले अलगाववादियों के साथ
ये कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं बिरयानी खाने का काम करती थी। उनको राष्ट्रपति भवन में बुलाती थी, प्रधानमंत्री भवन में बुलाती थी। ऐसे अलगाववादियों से बात करने के बाद या तो शांति होती, फिर दंगे नहीं होते, फिर झगड़े नहीं होते, फिर पत्थरबाजी नहीं होती। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने एक तरफ बात की, बात से बात नहीं बनी तो शासन की कड़ाई के आधार पर शांति का टापू बना दिया। इसलिए मैं कह सकता हूं भारतीय जनता पार्टी कभी जातिगत आधार पर नहीं, हाँ स्वाभाविक है, एक मानसिकता है, हमारे समाज को टिकट कितने मिले, हमारे समाज के नेता कितने बने, तो उस हिसाब से जातिगत समीकरण, भौगोलिक समीकरण, इनका सबका संतुलन, इनका सबका समन्वय कहीं ना कहीं राजनीति में किया ही जाता है। वो केवल बीजेपी नहीं, सारे दल करते हैं। मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी में जब भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने की बात आती है, चाहे प्रदेश अध्यक्ष का मामला हो या राज्यसभा चुनाव का मामला, लाल सिंह आर्य का नाम बहुत तेजी के साथ ऊपर आता है और बहुत तेजी के साथ नीचे चला जाता है। क्या स्थानीय राजनेता नहीं चाहते हैं या दिल्ली में बैठे हुए राजनेता नहीं चाहते हैं कि लाल सिंह आर्य इन दो जगह पर जाए? मुझे लगता है अगर प्रदेश और राष्ट्रीय नेतृत्व तो नहीं चाहता तो लाल सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष ही नहीं होता, लाल सिंह मिनिस्टर नहीं होता, लाल सिंह 3 बार विधायक नहीं होता। मुझे लगता है समय काल परिस्थिति होती है, किस कार्यकर्ता की किस जगह जरूरत है, कब जरूरत है, इस प्रकार के निर्णय कहीं ना कहीं राष्ट्रीय नेतृत्व करता है। कभी कभी परिस्थितियां निर्मित होती हैं, उन परिस्थितियों के हिसाब से भी निर्णय होते हैं और इसलिए हो सकता है कि कुछ चीज़ें छूटती हों, लेकिन कुछ चीज़ें संगठन देता भी है और इसलिए मुझे लगता है राजनीति धैर्य चाहती है, राजनीति शांति चाहती है, राजनीति काम चाहती है। काम करते रहिए, चरैवती का मंत्र पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और संगठन को जो दायित्व देना होगा वो कहीं ना कहीं समय पर हर कार्यकर्ता को दिया जाता है। बूथ से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तक कौन कल्पना कर सकता था कि नितिन नवीन जी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हो सकते? तमाम लोग नाम गिनाते थे, मीडिया गिनाती थी, लेकिन एक कार्यकर्ता को उठाकर राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। ये नेतृत्व निर्णय करता है कब किसको कहाँ बैठाना है और मुझे लगता है मेरे बारे में भी जब जब भी निर्णय हुए तो बहुत अच्छे निर्णय हुए। कुछ चीज़ें मुझे लगता है समय काल परिस्थिति के हिसाब से हो सकता है नहीं हो पाई हो, किसी कारणवश नहीं हो पाई हो, लेकिन हमको किसी चीज़ की किसी को कोई शिकायत नहीं है। आगामी दिनों में अनुसूचित जाति मोर्चा का राष्ट्रीय स्तर पर क्या बड़ा कार्यक्रम की परिकल्पना आपके मन में है या भारतीय जनता पार्टी संगठन के मन में है? अभी भारतीय जनता पार्टी का संगठन पर्व चल रहा है, यानी कि मतदान केंद्र से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के चुनाव चल रहे हैं। उसके बाद कहीं ना कहीं अभी प्रशिक्षण वर्ग, मंडल और जिलों के प्रशिक्षण और उसके बाद अभी डिजिटल प्रशिक्षण बूथ तक हो रहे हैं। इस बीच में संगठन का कहीं ना कहीं गठन होने वाला भी है। आगामी दिनों में भारतीय जनता पार्टी का जो एक कार्यक्रम अभी प्रधानमंत्री का चल रहा है 12 साल का, उसमें अनुसूचित जाति मोर्चा दलित बस्ती में 12 साल विकास के, विश्वास के और जनकल्याण के, इन चीज़ों को लेकर कहीं ना कहीं पार्टी के साथ कदम से कदम मिलाकर काम कर रहा है। आगामी दिनों में जो भी भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व तय करेगा मोर्चे की दृष्टि से, हम नीचे अभियान को खड़ा करेंगे। बीच में हमको चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे बंगाल हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे बिहार हो, जम्मू कश्मीर हो, दिल्ली हो, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने हमको टारगेट दिया कि इन सीटों पे आपको टारगेट करके काम करना है। मोर्चे ने पूरी ताकत लगाकर वहाँ मेहनत की, उसके परिणाम भी वहाँ देखने को मिले। ये कहीं ना कहीं हमारा संगठन भी स्वीकार करता है। संत रविदास जी की 650वीं जयंती इस साल मनाई जा रही है। क्या इसको लेकर के कोई कार्यक्रम की परिकल्पना आपके मन में है? स्वाभाविक है, संत रविदास जी सामाजिक समरसता के संत थे, धर्मांतरण विरोधी संत थे, भगवान को मानने वाले संत थे और शास्त्रार्थ में सदना पीर को हराने वाले संत थे। सामाजिक समरसता का मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मीराबाई ने चित्तौड़ से निकलकर उनके गुरुत्व स्वीकार करने के लिए पहुंचे थे। एक ऐसे संत जिसे कबीर कहते थे, संतों में श्रेष्ठ संत रविदास, जैसे संत रविदास जी की 650वीं जयंती है। भारतीय जनता पार्टी में कहीं ना कहीं इसको लेकर बातचीत चल रही है। आने वाले समय में कोई ना कोई कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व तय करेगा और उसमें मोर्चा लीड कहीं ना कहीं लेने का काम करेगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद
विभिन्न विधानसभा चुनावों में, विभिन्न प्रदेशों के विधानसभा चुनावों में आपके संगठन का परफॉर्मेंस 70 से 85% तक रहा है। पश्चिम बंगाल में 3% वोट शेयर भी बढ़ा है उस जाति वर्ग में। क्या पार्टी अब आपको किसी और बड़ी भूमिका में लेकर आने के मन में है, या आपको लगता है कि बड़ा इनाम मिलेगा कुछ? मुझे लगता है राजनीतिक मंच पे जो जिम्मेदारी मिली, हमारी जिम्मेदारी थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि जो टारगेट हमको दिया उस टारगेट को पूरा करना। हमने टारगेट को भेदने का काम किया। हो सकता है कुछ टारगेट रह गए हों, और उसकी सफलता कहीं ना कहीं संगठन को दिखाई भी दे रही है। चाहे जम्मू कश्मीर में 10 सीटें देने का काम, वो 10 जीते हम। चाहे 128 सीटें हमको महाराष्ट्र में मिली थी, SC बहुल, इसमें 108 निकली हैं। बिहार में 57 सीटों में 47 निकली हैं। पश्चिम बंगाल 68 में 51 निकली है। दिल्ली में 30 में 18 निकली हैं। अब एक टारगेट दिया, केवल मोर्चा ने नहीं, पार्टी भी वहाँ काम कर रही थी, लेकिन SC बहुल इन विधानसभा को टारगेट करके हमने काम किया, उसमें एक सफलता मिली है। और सफलता के बाद कहीं ना कहीं संगठन का नेतृत्व भी इसको स्वीकार कर रहा है कि मोर्चे ने, सभी मोर्चों ने मेहनत की है, लेकिन SC मोर्चे की कहीं ना कहीं मेहनत दिखाई दे रही है। ये हमारे लिए खुशी की बात है कि नेतृत्व को ये चीज़ समझ में आई है, और इसलिए आने वाले समय में क्या दायित्व होगा, कितना बड़ा होगा, कितना छोटा होगा, इसके बारे में हम कुछ तय नहीं कर सकते। हम एक कार्यकर्ता हैं, जो कुछ तय करेगा वो नेतृत्व तय करेगा। और फिर मैं कहता हूँ, जातिगत संतुलन, भौगोलिक संतुलन, आने वाले कहीं ना कहीं राजनीतिक जो भी निर्णय होते हैं, उन निर्णय को देखते हुए निर्णय जब होते हैं तो स्वाभाविक है, मुझे लगता है, विश्वास है कि संगठन की कृपा हम पर सदैव रही है और विश्वास सदैव बना रहेगा। नीट पर्चा लीक होने के बाद आज री एग्जाम था। 22 लाख छात्र और उनके परिवार पेपर लीक होने से बहुत परेशान रहे। कई बच्चों ने आत्महत्या की। बड़ा वर्ग अनुसूचित जाति वर्ग का भी रहा जो छात्र इस परीक्षा में शामिल हुए थे। इस पूरे मामले पर भारतीय जनता पार्टी एक शांत मुद्रा में है, चूंकि सरकार में है। लेकिन क्या आपको लगता है कि जिन छात्रों को न्याय मिलना चाहिए वो हम नहीं दे पाए, भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार नहीं दे पाई? मुझे लगता है देश में लगभग 72-73 विभाग है। एक विभाग शिक्षा विभाग है जिसमें इस प्रकार की कोई गड़बड़ी पकड़ी गई है, और ये गड़बड़ी भी 3 महीने पकड़ी गई थी, और CBI को ये हमारे शिक्षा मंत्री जो हैं केंद्रीय, उन्होंने दे दी थी। अगर उनके मन में कोई अपराध बोध होता तो शायद उसको छुपाते, उन्होंने छुपाया नहीं। जैसे ही उनको जानकारी मिली, उन्होंने इस पर तुरंत कार्रवाई करके CBI जांच के लिए लिखा, और CBI जांच चालू हो गई। हम अपराधियों को पकड़ते नहीं, अपराधियों के गरेबान तक नहीं पहुंचते, तो हो सकता है कि सरकार की कहीं गलती है। लेकिन मैं ये मानता हूँ कोई चीज लीक है, लेकिन अब माननीय प्रधानमंत्री खुद इस चीज पर निगाह रखे हुए हैं, और शिक्षा मंत्री जी ने और पूरी टीम के साथ बहुत माइक्रो मैनेजमेंट अब की बार किया है। किसी भी प्रकार से कोई चीज लीक नहीं हो, क्योंकि बच्चों के या नौजवानों के भविष्य खेलने का सवाल ही नहीं है। उनका भविष्य अच्छा हो, उसके लिए प्रधानमंत्री परीक्षा पे चर्चा करते हैं, उनकी सुरक्षा रहे, वो परीक्षा पे चर्चा करते हैं। प्रधानमंत्री 35 लाख लोगों को मेला लगाकर रोजगार देते हैं, तो ये नौजवानों के भविष्य को अच्छा करने के लिए स्टार्टअप देते हैं, स्टैंड अप इंडिया देते हैं। छोटे लघु उद्योगों में नौजवान बच्चों को रोजगार देने के लिए जो ऋण देते हैं, उसमें एक बड़ा पार्ट अनुदान का होता है। ये बच्चों के, नौजवानों के भविष्य के लिए करते हैं। और इसलिए पर्चा जो लीक हुआ है वो केवल अभी केंद्र में नहीं हुआ है, पहले कांग्रेस सरकार राजस्थान में हुआ, पहले मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस सरकार के समय हुआ, पहले उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस सरकारों को, सपा की सरकारों में हुआ। तो ये जो पर्चा लीक करने वाली गैंग है, मुझे लगता है इस गैंग को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, और वो कड़ी कार्रवाई मोदी जी के नेतृत्व में चालू है। एक भी अभी तक आदमी ऐसा नहीं बचा है जो उसमें इन्वॉल्व था, उसको गिरफ्तारी कितना भी बड़ा हो। और मैं कह सकता हूँ इनको कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। नौजवान भाइयों बहनों को कुछ परेशानी हुई है, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ जो पढ़े लिखे बच्चे हैं, स्वाभाविक है वो फिर कंपटीशन में आ जाएंगे, लेकिन जिनके साथ कहीं धोखा हो गया, अन्याय हो गया है, उनको भी कहीं ना कहीं दोबारा की परीक्षा में न्याय मिलेगा। हम उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं, और एक ही निवेदन करते हैं
मोदी जी के नेतृत्व में विश्वास रखिए, पारदर्शी व्यवस्थाओं से किसी प्रकार का समझौता हो ही नहीं सकता है। और अगर कोई चीज लीक हुई है तो उसको भी ठीक करने की पुरजोर कोशिश हो रही है। इन दिनों राम मंदिर में की दान पेटियों से चोरी का एक मामला बड़ी तेजी के साथ ऊपर आया है और लगभग 200 करोड़ 300 करोड़ के ऊपर की ये चोरी आंकी जा रही है। वो राम मंदिर जिसके सहारे भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई, सत्ता में आई, और जो ट्रस्ट बनाया गया मोदी जी के निर्देश पर, उस ट्रस्ट के ट्रस्टियों ने चोरी की है, उनके साथ वालों ने चोरी की है। इस मामले में आपका क्या कहना है? पूरी पार्टी अभी तक चुप है, बहुत ज्यादा खुलकर नहीं बोल पा रही, आखिर वजह क्या है? मुझे लगता है केवल राम मंदिर ही नहीं, कोई भी धार्मिक स्थल हो, किसी समाज किसी धर्म का हो, वहाँ से चोरी अगर कोई करता है तो उसे समाज स्वीकार कर ही नहीं सकता है। कोई भी स्वीकार नहीं कर सकता, कानून तो करता ही नहीं है। राम जी के मंदिर में क्या हुआ है, कितना हुआ है, कैसा हुआ है, किसने किया है, मुझे लगता है ये कहीं न कहीं जाँच का विषय है और जाँच टीम लग चुकी है। हमारे योगी जी ने बहुत स्पष्ट कहा है, कोई भी होगा उसको छोड़ा नहीं जाएगा। इससे ये कहीं न कहीं स्पष्ट होता है कि सरकार की मंशा साफ है। अब अभी से हम किसी को ये नहीं कह सकते कि किस आदमी ने गड़बड़ी की है, क्योंकि जो पकड़ा जाएगा प्रमाणिक रूप से तब ये स्पष्ट होगा कि गलती कहाँ हुई है, किसने की है। तो मुझे लग रहा है वो अभी थोड़ा-सा उसमें इंतज़ार करना चाहिए। शासन मुस्तैदी के साथ उस प्रक्रिया में लगा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी संगठन समर्पित कार्यकर्ताओं के परिश्रम को पहचानती है, आकलन करती है और पुरस्कृत करती है। लाल सिंह जी, हम आपके इस कार्य का विश्लेषण हम तो नहीं कर सकते, लेकिन संगठन ने जो विश्लेषण किया है, उस विश्लेषण के आधार पर आपको आने वाले दिनों में कोई बड़ी जवाबदारी मिले, उसके लिए शुभकामनाएं। आप हमारे स्टूडियो में आए, उसके लिए धन्यवाद। और इसी तरह की शख्सियतों के साथ हम लगातार चर्चा करते रहेंगे और आपके साथ समय बिताते रहेंगे। आप खबर नेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगली बार हम किसी और शख्सियत के साथ। धन्यवाद।